और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वंदे भारत जो जा रही है सोलापुर। अर्थात वंदे भारत जो ट्रेन है वो नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी परियोजना थी, जिससे लोगों के जीवन में रफ्तार भी आई और दुगनी रफ्तार होती गई, कंफर्ट भी आया और इस जरिए से लोग जो सफर 12-12 घंटे में तय नहीं कर पा रहे थे वो सफर 5-6 घंटे में तय होने लगा। लेकिन क्या जिस रफ्तार से ये वंदे भारत दौड़ रही है, क्या उसी रफ्तार से मोदी जी ने किया हुआ विकास का वादा भी दौड़ रहा है? युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जो भी वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं। तो चलिए निकलते हैं सोलापुर के सफर। विकास के बारे में क्या राय है? क्योंकि इंडिया अलायंस तो बोलते हैं कि यार वो तो बेरोजगारी भी बढ़ी चुकी है, ये सब महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसा कुछ हुआ है या फिर विकास भी हुआ है? दोनों चीज हुआ है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। अच्छा है, विकास थोड़ा ऊपर का लेवल का हुआ है। नीचे का लोगों का थोड़ा भी विकास बाकी है। ज्यादा काम करना पड़ेगा राहुल गांधी। एग्जैक्टली। और सिर्फ जैसे मैंने कहा था, सिर्फ शब्द बोल के कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे। यात्रा से कुछ नहीं हासिल होगा। भारत जोड़ो निकल के अब नया यात्रा निकली है। जितना स्वच्छ भारत अभियान चला था, जितना मोदी जी ने लॉकडाउन में काम किया है, जितना मोदी जी ने लोगों को दिया है, आई डोंट थिंक भारत जोड़ो यात्रा हैज गिवन दैट मच ऑफ थिंग्स टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम वोटर मिले हैं हमें इस ट्रेन के सफर में, तो क्या लगता है किसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है देश में? मुझे ऐसा बीजेपी ही लगता है अभी के लिए। तो भी मैं भी इतना मेरा नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जब से बीजेपी आई है तब से ग्रोथ बहुत हुआ है। अच्छा, मंदिर के लिए पॉलिटिकली इसका मुद्दा बनाना सही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मंदिर तो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो सबका वो आस्था और वही जो भी है श्रद्धा का विषय। आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना होगा और न्याय यात्रा भी निकली है, तो आपको लगता है कि वो कारगर साबित होगी कांग्रेस के? नहीं लगता है। जॉब तो अभी सब जगह पे ओपनिंग है, बस अप्लाई करना आना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गरीबों को क्या चाहिए? खाना पीना, एक घर, ये मिलना चाहिए ना, ये सोचो ज्यादा। गरीबों तक सरकार जाती ही नहीं है। सरकार खाली अपने मंत्रालय में उसमें ही वो रहती है। गरीबों को दरवाजे तक वो जाएगा आपका नियम जो लागू होगा तभी सही सकता। योजना गरीब तक नहीं पहुंचती। मुझे तो कहीं विकास मतलब रास्ते बन रहे, लेकिन उसके ऊपर टोल भी लग रहा है। और अभी मेरा घर का प्याज था, जाने वाला था, बरसात हो गई और फिर निर्यात बंद कर दी। एक्सपोर्ट बैन? एक्सपोर्ट बंद कर दिया। प्याज की कीमत 40 रुपए थी, 15 रुपए पे आ गई। क्यों वोट करो बीजेपी को? आपको लगता है कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, इसलिए कांग्रेस के साथ लोग नहीं जा रहे? टक्कर में तो सही बात है। टक्कर में मोदी जी ने अपना बढ़ा के रखा है इमेज। कांग्रेस में भी है लोग, टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने भी इतना देश चलाया। राम मंदिर का भी इतना खर्चा, इतना पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। थोड़ा हिंदू धर्म में है, ठीक है, लेकिन इतना पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। पहुंच गए हैं सोलापुर। काफी आरामदायी और लग्जरियस सफर रहा सोलापुर तक का। 455 किलोमीटर की दूरी के लिए पहले 8-10 घंटे लगा करते थे, लेकिन वंदे भारत की वजह से यह सफर 6 घंटों में तय हो पाया। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके बाद साउथ वर्सेस नॉर्थ यह एक डिबेट छिड़ी हुई है। तो सोलापुर जैसे कि तेलंगाना और कर्नाटक से सटा हुआ इलाका है, क्या सोलापुर कैसे सोचता है? सोलापुर दक्षिण वर्सेस नॉर्थ में कहां बटा हुआ है? सोलापुर शहर जाना ही जाता है अपने डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि इस शहर में और इस इलाके में तेलुगु, कन्नड़, मराठी और हिंदी बोलने वाले लोग बसते हैं। सोलापुर शहर पहले मिलों के लिए जाना जाता था, बहुत सारे कपड़ों का निर्माण यहाँ से होता था, लेकिन बाद में मिलें बंद हो गई, ठप हो गई और मिलों में काम करने के लिए आए हुए तेलुगु और कन्नड़ लोग यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग व्यवसायों में चले गए।
और इसी में से एक बड़ा व्यवसाय है, बड़ा उद्योग है बीड़ी उद्योग, जहां में लगभग 40,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती है। तो हम लोग अब देखेंगे कि उन महिलाओं की राय में 2024 की हवा क्या कहती है। सिर्फ अनाज देते हैं वो फ्री का और कुछ तो आपको क्या हुआ? अनाज, अच्छा ये रेशन का है? हाँ रेशन का है, सब मट्टी से क्या हुआ? सब मट्टी से सब इसमें। अच्छा देखो तो तुम ये जो अनाज है ये इन्होंने रेशन से लाया हुआ अनाज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी तादाद में मिट्टी है, बहुत सारा खराब भी हुआ है। तो इस तरीके का अनाज जो है वो रेशन पे दिया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं ना कि आपकी जिंदगी में सुधार आया है कि नहीं आया? क्या नहीं, सोलापुर में क्या सुधार नहीं, क्या नहीं था, क्या भी नहीं। अभी मंदिर बन रहा है तो वो बोल रहे हैं कि मंदिर बन गया मोदी जी के कार्यकाल में, अच्छा हुआ। एक काम, बड़ा काम जो बहुत सालों से रुका हुआ था वो हो गया। इसके बारे में हमारा कहना इतना ही है, धर्म का जो बात है वो पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। ये लाकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपके विपक्ष को चेहरा ही नहीं है, यही फायदा है बीजेपी का? कौन बोलता है चेहरा नहीं कर? बीजेपी में एक चेहरा है तो इंडिया आघाडी पास अनेक। बीड़ी उद्योग के बाद सोलापुर की राजनीति पर अगर किसी सेक्टर का ज्यादा असर है तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर का। हमें पता है कि सोलापुर की चद्दर जो है वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। टेक्सटाइल सेक्टर का टर्नओवर जो है वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए का है और इसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार उत्पादन करने वाला ये सेक्टर है और इस सेक्टर में काम करने वाले लोग अब 2024 में सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं ये हम देखेंगे। क्या आप बता रहे थे कि वो चाइनीज माल ज्यादा आ रहा है तो मांग कम हो रही है? मांग कम हो रही है, बहुत माल इधर का बहुत पेंडिंग पड़ गया उसकी वजह से। अच्छा चाइनीज के। अच्छा। और आयुष्मान भारत कार्ड उन लोगों को दिए जो जिसके पास मोटरसाइकिल है उनको नहीं है। तो आपकी दिक्कत है कि आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है? नहीं मिलता। बाकी अब दो मत दो, राशन भी दो मत दो, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ अच्छा होना चाहिए फ्री में। 200-250 रुपए पगार मिलता है, फिर उतना पगार में स्कूल बच्चों को कहाँ पढ़ाने का? हम घर कहाँ, झोपड़पट्टी में रहते हम। नए स्कीम भी निकलते, स्कीम वो नया पंतप्रधान आवास योजना, वो योजना हमारे कुछ भी नहीं मिलता इधर तक, यहाँ तक आता ही नहीं। वो मंदिर की खुशी है मंदिर बनने की? मंदिर तो वो चलो अपना आस्था का जो बात है तो उसमें हो जाएगा। मंदिर तो अच्छी बात है, राम मंदिर हो रहा है, लेकिन हमारा तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मंदिर से। सोलापुर 3 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस का गढ़ रही। 2009 में सुशील कुमार शिंदे यहां से जीते, मगर उसके बाद वो 2 बार यहां से चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी बेटी प्रणीति मैदान में उतरने की कोशिश में है। सोलापुर के बाद हमारा अगला पड़ाव था पुणे। फिलहाल हम पूना में हैं। पूना महाराष्ट्र की कल्चरल और एजुकेशनल राजधानी है, कैपिटल है। पूना में लोग जो सोच रखते हैं उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी होता है। इसलिए हम जानेंगे कि पूना के लोगों में हिंदुत्व हो, राम मंदिर का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकास के काम हो और मोदी जी की गारंटी हो, इसका कितना असर हुआ है। या फिर इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाते हैं, क्या वो जमीन पर हमें दिखते हैं? आपको लगता है क्या चाचा कि वो कांग्रेस वगैरह कुछ टक्कर दे पाएगी? नहीं, हमारे को तो पहले उसके पहले कांग्रेस थी तो उसने टक्कर नहीं दी, तो अब ये क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या इस चुनाव में? करेंगे ना। मीडिया पे अभी बोल नहीं सकते ना, दोनों का बराबर चल रहा है ना अभी। आ भी सकती कांग्रेस भी आ सकती। जब तक वो ईडी और वो जब तक उनके पास है पावर में, वो लोग अगर कोई बोलना चाहता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। आज जो पूरे देश में जो माहौल है, खुशी की लहर है, मुझे लगता है उसको काउंटर करने के लिए कुछ तो मुद्दे वो उठा रहे हैं। पुणे में हमारा अगला पड़ाव था
ये रामपाठ कार्यक्रम है जिसका आयोजन बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल ने किया है। अपने आसपास के जितने भी चीजों को उभरते देखा है, मैंने जिस तरह से एक सनातन धर्म को उभरते देखा है, मैंने जिस तरह से एजुकेशन की जितनी भी नई पॉलिसीज आई है वो मैंने देखा है, जीएसटी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट आई फील के आई एम बीइंग हर्ड राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि मेरी सुनी जा रही है। मोदी जी ने जो खास करके लेडीज जो लगे, वो लेडीज लोगों के लिए बहुत सारी ये स्कीम लाए हैं। अभी कोई भी स्लम एरिया की जो औरत हो, वो प्रेग्नेंट रहने के बाद और उसकी डिलीवरी होने तक सबका खर्चा मोदी जी उठाते हैं। पुणे से हम रुख करते हैं उस लोकसभा क्षेत्र का जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी, यानी शरद पवार की सीट बारामती। बारामती का मतलब है विकास, क्योंकि यह सिटी महाराष्ट्र में एक मॉडल सिटी के तौर पर जानी जाती है। यहाँ के रास्ते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर यहाँ का एजुकेशन संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंडस्ट्री हो, ये सब अजित पवार के बदौलत है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पिछले 30 साल से अजित पवार जो है वो सिंगल हैंडेडली बारामती के विकास को दिशा दे रहे हैं। इस बार अजित पवार बीजेपी के साथ जा चुके हैं, तो क्या जो भी कैंडिडेट अजित पवार या बीजेपी देगी उसको इसका फायदा मिलेगा, या फिर शरद पवार की जो साख है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो यहाँ पर काम आएगी, यह भी देखना होगा। हम आ चुके हैं काटेवाड़ी में, जो शरद पवार जी का और अजित पवार जी का मूल गांव है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी भी है और बहुत सारे हमारे थोड़े अनुभवी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इन सब से जानना चाहेंगे कि क्या 10 सालों में हुआ है, क्या राय है 2024 के बारे में, क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में। तो क्या लगता है आपको कि कैसा रहा पिछले 10 सालों का, आपका अनुभव कैसा रहा सरकार का, मोदी जी की सरकार का? ठीक रहा, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन ठीक रहा। तो पूरा समाधान तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं। लोग उनको मतदान करते हैं तो कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए तो मतदान करते हैं। हमारे इधर गाँव में हमारे पवार, अजित दादा पवार साहब है, इसलिए इधर सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, इसलिए हम ऊपर तक इधर ज्यादा जोर नहीं देते। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी और नहीं हुई? किया भी है, अच्छा भी किया है। क्या नहीं, ऐसा नहीं, जो किसान है उसके लिए थोड़ा तकलीफ है। जिस तरीके से विकास का मॉडल और हिंदुत्व, ये दो चीजें लेकर सत्ता पक्ष के लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ठीक है, हर एक को अधिकार है, संविधान में हर एक को इलेक्शन लड़ने का और उनके मन में है जो बोलने का खुला अधिकार है। आपके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, जो भी घटनाएं हुई है 2023 में, उसके बाद एक स्टेट में भी एक चैलेंज है और आपके खुद के पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां भी एक चैलेंज है। किस तरीके से देखती है? नहीं, मैं इसको चैलेंज नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन मेरे लिए एक सेवा है। मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आई हूँ और मेरा पेपर मैंने पूरी मेहनत से लिखा हुआ है। अभी वो मैं वोटर के सामने रखूंगी, वो चेक करेंगे और मुझे मार्क्स देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में किसी समय सोलापुर, पुणे और बारामती कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। आज बारामती छोड़ दोनों जगहों पर कांग्रेस को दमदार उम्मीदवारों की तलाश है। वहीं लोग भी धीरे धीरे मन बना रहे हैं। अभिजीत करंडे, आज तक।